हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं अल्फ़ाबेट। अरे 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 अरे, क्या सोचने लगे? हमने रॉन्ग चैनल क्लिक कर दिए, हम रॉन्ग क्लासेस में आ गए। नहीं स्टूडेंट, आपने बिल्कुल राइट चैनल क्लिक की है। रॉयल अकेडमी स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स मैं बात कर रही हूँ। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो है अल्फ़ाबेट ऑफ अकाउंटिंग। जो स्टूडेंट आज की क्लासेस में नए हैं, जिसने आगे की वीडियोस नहीं देखी है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे की जो वीडियो है मेरी वो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसके बाद ही आज की ये वीडियोस देखेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंटिंग का अल्फ़ाबेट। नंबर 1 इज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब है कि हमारा अगर किसी का भी बिजनेस है, अगर हम गुड्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ सेलिंग कर रहे हैं या कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होना मनी के साथ, उसको हम कहेंगे ट्रांजेक्शन। मान लेते स्टूडेंट कि हमने कोई असेट्स परचेज की है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमको हमारी असेट्स चाहिएगी, कुछ ना कुछ हमको परचेज करना रहेगा। अगर हम कोई गुड्स सेल आउट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल का बिजनेस है, मोबाइल हमने किसी कस्टमर को दिया और मतलब कि सेल किया और उसके बदले में हमने उसके पास से मनी लिए, तो ये जो डील हुई उसको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन मतलब कि जैसे ही हमने मोबाइल सेल किया और सामने कस्टमर ने हमको पैसे दे दिए, मतलब कि कैश आ गई, इट मीन्स कि ये हुआ कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे? बिजनेस हम करते हैं स्टूडेंट्स, तो ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम हर ट्रांजेक्शन में ऑन द स्पॉट्स मनी आ जाए। कभी कभी हम मनी लेना पोस्टपोन भी करते हैं, मतलब बाद में देंगे, 1 महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद देंगे। ऐसे जो ट्रांजेक्शन है उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब कि पैसे अभी नहीं बाद में आएंगे, बट उसको भी हम ट्रांजेक्शन्स कहेंगे। नेक्स्ट इज हमारा अकाउंटिंग। अकाउंट मतलब कि हम हमारा जो भी बिजनेस करेंगे, जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे, उसको एक हेड देंगे, एक नाम देंगे, उसको बोलते हैं अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, हमने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी है तो हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट। अगर हमने रेंट पे किया है तो हम लिखेंगे रेंट अकाउंट। तो ये हम हमारी बुक में हर ट्रांजेक्शन का एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। और नेक्स्ट इज कैपिटल। व्हाट डज मीन बाय कैपिटल? कैपिटल मतलब कि जो ओनर है, जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो कुछ बिजनेस पैसे लाकर बिजनेस स्टार्ट करेगा। ओनर जो भी पैसे से फर्नीचर, गुड्स, कुछ भी लाके बिजनेस स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल कोई भी फॉर्म में हो सकती है, मतलब कैपिटल पैसे की फॉर्म में, फर्नीचर की फॉर्म में या गुड्स की फॉर्म में। ओनर जो कुछ भी ला रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल। स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखनी है, अकाउंटिंग में अकाउंट में बिजनेस और ओनर दोनों चीज़ अलग अलग है। मतलब कि ओनर ने जो कुछ भी बिजनेस को दिया वो कैपिटल है, एंड नेक्स्ट स्टेप इज बिजनेस से ओनर में कुछ भी लिया उसको बोलते हैं ड्राइंग। यहाँ पर ड्राइंग का मतलब ड्राइंग करने वाली ड्राइंग नहीं है। द अदर नेम ऑफ ड्राइंग इज विड्रॉल। मतलब कि ओनर बिजनेस से जो कुछ भी लेगा, हम सोचते हैं कि हम तो ओनर है, हमने ले लिया, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम कुछ भी ट्रांजेक्शन करेंगे अकाउंटिंग में नोट डाउन करना है। तो अदर ट्रांजेक्शन से ओनर के ट्रांजेक्शन को अलग दिखाने के लिए उसको नाम दिया गया है ड्राइंग। और नेक्स्ट इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब व्हाट वी हैव टू पेएबल, जो हमको पे करना है उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दो तरह की होगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए किसी के पास से पैसे लिए हैं। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि जितने पैसे से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो सब हमारी जेब में से ही हम निकालें। हमको बहुत सारी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोन लेंगे। अगर बैंक से हमने मोर देन 1 ईयर्स की लोन ली है, किसी से हमने पैसे उधार लिए हैं कि चलो भाई बाद में दे देंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो हम ऐसे पैसे ला रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या तो ड्यूरिंग द बिजनेस लाइफ, उसको बोलते हैं
लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, यानी कि मोर देन 1 ईयर्स की जो भी तुम्हारा पेएबल है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी 0 to 1 ईयर्स के लिए, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए हमने किसी से पैसे ले लिए। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस को बैंक प्रोवाइड करती है मनी, कभी कभी हमको शॉर्ट टर्म के लिए, मान लो कि कभी हमारा कोई चेक आ रहा है और हम बैलेंस हमारे अकाउंट में करने के लिए भूल गए, तो ये टाइम पर अगर हम बैंक के रेगुलर कस्टमर है तो बैंक हमारा वो चेक पास कर देगी। तो ये हुआ हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हुई हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। असेट्स 3 टाइप्स की होती है, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स। फिक्स असेट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्ट, टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स मतलब कि जो असेट्स हम देख सकते हैं, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ये सब असेट्स ऐसी है जो हम देख सकते हैं। एंड इनटेंजिबल असेट्स यानी वो असेट्स है जो हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, फिर भी वो हमारी असेट्स हैं। तो स्टूडेंट ऐसी कौन सी असेट्स होगी जो हमारी असेट्स है बट फिर भी हमको दिख नहीं रही है, जैसे कि पेटेंट है, कॉपीराइट है, रॉयल्टी है, कोई दवाई बनाने वाली कंपनी है जैसे कि मेटासिन है, तो मेटासिन बनाने की जो पेटेंट है वो खुद के नाम कर लिए, मतलब उसके पास है, तो वो उसकी असेट्स हुई। कॉपीराइट, आप स्टूडेंट्स मूवी देखते हो, गाने सुनते हो, सॉन्ग सुन रहे हो, तो वो सॉन्ग्स आप देख रहे हो कि अभी उसका रीमिक्स बन के आ रहा है, तो ये जो सॉन्ग्स है अगर उसका किसी को भी रीमिक्स बनाना है तो ओरिजिनली वो सॉन्ग के राइट्स जिसके भी पास है, चाहे वो सिंगर हो या तो कोई म्यूज़िक बनाने वाली कंपनी है, उसके पास से उसके वो राइट्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही तुम वो सॉन्ग को रिमिक्स कर सकते हो। ऐसे ही मूवी में अगर मान लो कि कोई मूवी ऊपर से दूसरी मूवी बनानी है, जैसे कि डॉन बनी थी, तो डॉन जूनी डॉन थी अमिताभ बच्चन वाली और दूसरी डॉन आई शाहरुख खान वाली, तो ये डॉन को फिर से बनाई गई। ऐसे ही मुगले आज़म आई थी, मुगले आज़म जब आई थी तब ब्लैक एंड वाइट में आई थी और उसके बाद जब रिलीज़ हुई तो कलर में आई थी। तो ये जो फिर से बन रही है मूवी, तो वो मूवी बनाने के राइट्स जो है वो जो जिसने पहली मूवी बनाई थी उसके पास रहेंगे, तो वो उसके लिए ये असेट्स हुई। अगर किसी को भी उसकी फिर से न्यू वर्जन बनाना है तो उसको पैसे देने होंगे, तो मतलब कि वो जो ओरिजिनली जिसकी है मूवी उसके लिए वो ये असेट्स हुई। नेक्स्ट इज करंट असेट्स। करंट असेट्स यानी वो असेट्स है कि हमारे बिजनेस चलाने के टाइम पे जो असेट्स में अप्स एंड डाउन्स, मतलब कि इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। यानी कि अगर मान लो कि तुम्हारा बिजनेस है मोबाइल का, हम मोबाइल सेल कर रहे हैं, तो आज हमारे पास 50 पीस है मोबाइल के, आज उसको हम सेल करेंगे तो हमारे पास 40 पीस रहे, कल हम उसका नया स्टॉक परचेज करेंगे 60 पीस के। तो ये जो हमारी मोबाइल है वो मोबाइल हमारे लिए असेट्स हुई, और जो असेट्स में इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है। अगर हमारा कपड़ों की दुकान है, यानी हम सेल कर रहे हैं शर्ट्स का, तो शर्ट जो है आज हमारे पास 100 पीस है, कल हम उसका नया स्टॉक लाएंगे 150 पीस, फिर हम उसको सेल करेंगे। तो ये जो है वो हमारा स्टॉक है, वो हमारी करंट असेट्स हुई। ऐसे ही हमारा बैंक बैलेंस है, हमारी कैश बैलेंस है, वो हमारी असेट्स हुई, पर ये ऐसी असेट्स है जिसमें इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं करंट असेट्स। नेक्स्ट इज फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स वो असेट्स है स्टूडेंट्स के जो हमारे लिए, अभी जैसे कि हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया, तो कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि कोई कंपनी को 5 साल का हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसको हमने 5 लाख दे दिए, मतलब कि 5 साल तक तू हमारी एडवर्टाइजमेंट कर। तो आज के ये साल के लिए वो 1 लाख रुपए यूज़ करेगा एडवर्टाइजमेंट के, तो हमने जो एक्सपेंसेस पहले से पेड कर दिए,
तो वो जो हमारे ऐसे एक्सपेंसेस है जिसका हमने अलग से प्रोविज़न कर कर रखा है, तो ऐसे जो असेट्स, ऐसे जो हमारे एक्सपेंसेस है उसको डिफर रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। और ऐसे एक्सपेंसेस ये वन टाइप ऑफ हमारी असेट्स हुई, मतलब कि हमने पैसे अलग से निकाल के रख दिए हैं। तो ऐसे जो हमारे ऐसे एक्सपेंसेस है उसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि हमने जब बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे हम कोई असेट्स परचेज करेंगे, कोई फर्नीचर परचेज करेंगे, कंप्यूटर लाएंगे, स्टेशनरी लाएंगे, मशीनरी लाएंगे, जो भी हम परचेज करेंगे वो हुआ हमारा, मतलब कि वन टाइम जो करने वाले हैं, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक ही बार करेंगे, बार बार जो एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, रिपीटेडली जो हम एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जो एक्सपेंसेस हम बार बार करते, रेंट पे किया, सैलरी पे की, लाइट बिल पे किया, स्टेशनरी लाए, बार बार रिपीटेडली जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने आगे इसमें एग्जांपल दिया कि फिक्टिशियस असेट्स, तो ऐसे ही जो हम राइट ऑफ करते, जो एक्सपेंडिचर को हम राइट ऑफ, यही एग्जांपल लेती हूँ स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट का। हमने 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी कंपनी को और वो कंपनी को हमने 5 लाख रुपीस दे दिए हैं, यानी एवरी ईयर 1 लाख हम राइट ऑफ कर दे हमारी अकाउंटिंग में, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट, सारी हमारी जो भी मेहनत है, जो कुछ हम कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट तो हमारा फेवरेट वर्ड है, बिजनेस आएगा तो प्रॉफिट आएगा। तो आई थिंक ये वर्ड मुझे समझाने की ज़रूरत है ही नहीं कि प्रॉफिट किसको कहते हैं। हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा हमारी इनकम हो रही है, तो ये जो डिफरेंस है उसको हम कहेंगे प्रॉफिट। अगर हमारा एक्सपेंसेस हमारा ज़्यादा हो रहा है और हमारी इनकम जो है वो कम हो रही है, तो ऑब्वियसली तब हमको होगा लॉस। परचेस हम उसको कहते हैं कि जो हम रीसेलिंग के लिए जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, या तो हम किसी डीलर से या होलसेलर से हम वो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। ये जो परचेस एक कैश परचेस भी हो सकता है और क्रेडिट परचेस भी हो सकता है। स्टूडेंट अब तो आपको पता चल गया होगा कि कैश किसको बोलते हैं और क्रेडिट किसको बोलते हैं। हम यानी होलसेलर को ऑन द स्पॉट, यानी मोबाइल की हम 50 पीस लाए और हमने उसको पेमेंट कर दी वो 50 पीस की, और वो हुआ हमारा कैश परचेस। बट हमने कभी मान लो कि पैसे अभी पेमेंट नहीं दिया, हम बाद में पेमेंट करेंगे, मतलब 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तो वो हुआ हमारा क्रेडिट परचेस। इट मीन्स कि रीसेल करने के लिए, सेलिंग करने के लिए जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसको हम बोलेंगे परचेस। सेम एज वही चीज़ को हम रीसेल करेंगे। कोई हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मतलब वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद हम अगर उसको सेल कर रहे हैं तो वो हमारा हुआ सेल्स। स्टॉक वो चीज़ है कि जो हमको दिख रहा है, टेंजिबल है, और जिसको रीसेल करने के लिए हमारे पास जो बचा हुआ माल है उसको हम बोलेंगे स्टॉक। स्टॉक 2 तरह के होंगे, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। स्टूडेंट हमारा फाइनेंशियल ईयर डिसाइड किया गया है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मतलब कि अगर मान लो कि हम इस साल का फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करें तो 31 मार्च 2020 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ। तो 1 अप्रैल को हमारे पास जो स्टॉक है उसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, एंड 31 मार्च 2022 को हमारे पास जो माल होगा उसको हम बोलेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक। स्टूडेंट आप जब अकाउंट लिखोगे तो आपको बहुत ही बार बार वर्ड सुनने में आएगा, वो है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। जैसे आगे मैंने बोला कि हम 2 तरह के ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन यानी ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कोई आया और हमारा प्रोडक्ट लेकर पैसे लेके कैश देकर
चला गया, मतलब कि वो व्यक्ति को, वो पर्सन को हमको याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट गया और सामने हमारे पास कैश आ गई है। तो वो मिस्टर एक्स था, मिस्टर वाई था, कि फलाना था, ढिकमड़ा था, हमको याद रखने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कैश आ गई है। हम उसको याद एक कंडीशन में करेंगे, अगर उसने वो पैसे नहीं दिए हैं तो नहीं दिए हैं मतलब कि हमारे लेने बाकी है। इट मीन्स के वो पैसे हमारे लिए रिसीवेबल है। तो जो पर्सन ने हमारे पास से पैसे दिए बिना प्रोडक्ट लेकर गया है, वो हमारे लिए डेटर्स हुआ। जैसे आपकी मोबाइल शॉप है, आपका फ्रेंड आपके पास से मोबाइल लेकर गया, बोले चल फ्रेंड मैं 8 दिन बाद या 15 दिन बाद या महीने के बाद मैं पैसे दूंगा, तो इट मीन्स कि आपके लिए आपका फ्रेंड्स जो है वो डेटर्स हुआ और वो फ्रेंड के लिए आप क्रेडिटर्स हुए। जैसे हम माल सेल आउट क्रेडिट में करते हैं, ऐसे हम खुद भी हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो गुड्स है, वो भी हम चाहे कैश में भी खरीद सकते हैं या क्रेडिट में भी खरीद सकते हैं। इट मीन्स कि हमने मोबाइल कंपनी को अभी ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट नहीं किया है, हम बाद में फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो मोबाइल कंपनी या जो होलसेलर है वो हमारे लिए क्रेडिटर्स हुआ, जिसको हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है। स्टूडेंट, ये जो दो डिफरेंस है बहुत ही ध्यान से दिमाग में रखना। डेटर्स मतलब कि रिसीवेबल, जिससे हमको पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर्स मतलब कि जिसको हमको पैसे देने हैं। बैड डेट्स, अगर हमारे लैंग्वेज में बोलूँ तो बैड डेट्स मतलब कि टोपी। कोई भी बिजनेस होगा तो टोपी आएगी ही आएगी। तो ये जो टोपी है वो बिजनेस के लिए बैड डेट्स है, मतलब कि हमने यहाँ पर पैसे बाकी रखे और वो बंदा अब पैसे नहीं दे रहा है। ऐसे लॉस बिजनेस में होते रहते हैं, ऐसी टोपियाँ हमको मिलती रहती है। उसको बिजनेस में ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन लिखना ज़रूरी होता है, तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम असेट्स लाएंगे, तो असेट्स लाएंगे तो असेट्स हम एक ही बार लाएंगे जब बिजनेस हमने स्टार्ट किया होगा। तो वो जो हमारी असेट्स है वो लाइफ टाइम तक भी चल सकती है। तो अगर वो असेट्स हमारी लाइफ टाइम तक चलेगी तो जितने साल वो असेट्स रहेगी उसका कुछ ना कुछ राइट मतलब कि घसारा, वो जो हमारी असेट्स है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि हम उसको यूज़ करते रहेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती। तो ये जो वैल्यू कम होती जाती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और एवरी ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में, हर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट डाउन करेंगे। स्टूडेंट, ये थे हमारे अकाउंटिंग टर्म्स। ये टर्म्स समझने के बाद ही आप अकाउंट लिख सकोगे। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें मैं सिखाऊंगी कि अकाउंट कैसे लिखते हैं, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है। तो उसके लिए आपको ये जो टर्म्स है वो अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह का क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ मुझे लिखिए और मैं आपको सॉल्व करने की पूरे ट्राई करूँगी। Thank you so much student for listening me with long time. Thank you so much.